बड़ी खबर कनाडा से है। कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों ने मंदिर को निशाना बनाया है। इतना ही नहीं, हिंदू श्रद्धालुओं से मारपीट की भी खबर मिल रही है। खालिस्तानियों की एक हरकत का वीडियो हिंदू फोरम कनाडा ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें खालिस्तानी हाथ में पीले झंडे लेकर मंदिर परिसर में हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ खालिस्तानी हिंदू श्रद्धालुओं पर डंडे से हमला करते हुए भी इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। और इस तरीके से एक्स पर इस वीडियो को शेयर किया गया है, किस तरीके से पीटा जा रहा है, किस तरीके से मारपीट की जा रही है। ये हिंदू मंदिर का परिसर है, जिसके गेट को आप देख रहे हैं। इसके भीतर हाथ में पीले झंडे लिए कुछ लोग हैं जो लोगों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु हैं, जिन्हें कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थक हाथ में झंडे लेकर आते हैं और माहौल खराब करने की पूरी कोशिश। इनकी एंट्री के साथ लोगों से मारपीट तोड़ फोड़ की भी खबर सामने आई है। हिंदू संगठन जो कनाडा में बसा है, उसने एक्स पर ये वीडियो शेयर किया है, जिस वीडियो में हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से गेट में बैरिकेडिंग या रुकने का एक छोटी व्यवस्था थी, लेकिन ये तमाम लोग कैसे भीतर चले आते हैं और डंडे से और बेसिकली ये झंडे से ही वार कर रहे हैं। और जिन लोगों को ये निशाना बना रहे हैं, ये लोग श्रद्धालु हैं, हिंदू मंदिर में आए पूजा पाठ के लिए, लेकिन अचानक ये हमला हुआ। और इसके साथ ये भी आपको बताया कि दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर बस में अचानक आग की खबर मिली है। आग लगने से हड़कंप मच गया। बस में हाथरस के पास आग लगी और आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी बस जल करके खाक हो गई। आग लगने के बाद यात्री, बस चालक और कंडक्टर ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि आग बस की छत पर रखे सामान की वजह से लगी। आग की लपटों को उठता देख बस में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई। इसी बीच यात्री ने फौरन बस को रुकवाकर अपनी जान बचाई। हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जाता, ये पूरी बस जल करके खाक हो गई। देख रहे हैं आप, हाथरस के पास इस बस से आग की लपटें, और जब तक दमकल विभाग की टीम, फायर फाइटर्स पहुंचते, इस बस में लगी आग को बुझाते। बस की हालत क्या है आग के बाद, ये आपके सामने। ये डबल डेकर बस है, बिहार की तरफ जा रही थी। और वहीं दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक कार सवार ने रेड सिग्नल तोड़ा। वहां मौजूद 2 ट्रैफिक पुलिस वालों ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार सवार तेजी से गाड़ी भगाते रहे। दोनों पुलिसकर्मी बोनट पर लटक गए, फिर भी ड्राइवर ने कार रोकी नहीं। कार करीब 20 मीटर तक पुलिसकर्मियों को ऐसे ही घसीटती ले गई। इस दौरान एक पुलिसकर्मी चलती कार से गिरा तो दूसरा दोबारा खड़े होकर कार को रोकने की कोशिश में लगा। फिर उसे टक्कर मारकर ड्राइवर वहां से फरार होता है। पुलिस ने कार मालिक की पहचान करके उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया है। कार वसंत कुंज के रहने वाले जय भगवान नाम के शख्स से रजिस्टर्ड है। यमुना एक्सप्रेसवे पर 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा। सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी रही और लोग परेशान रहे। एक्सप्रेसवे पर 4 घंटे तक रेंग रेंग कर गाड़ियां चली। सैलानियों की गाड़ियां फंसी रही। जाम जेवर टोल प्लाजा पर लगा। ये जाम कई किलोमीटर तक लगा रहा। वह यमुना एक्सप्रेसवे का हाल देखिए आप जरा। और 4 घंटे तक ऐसी सिचुएशन बनी रही। लोगों की गाड़ियां मूव ही नहीं कर रही थी। ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि 4 घंटे तक बहुत ही धीमी रफ्तार में गाड़ियां आगे बढ़ रही थी। जेवर टोल प्लाजा पर गाड़ियां फंसी रही और ऐसा तकरीबन 4 घंटे तक रहा, क्योंकि कई किलोमीटर लंबा जाम था। बड़ी मुश्किल से इस जाम से लोग निकल पाए। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पोस्टर वॉर और तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुई बयानबाजी का दौर अब कहां पहुंचा है? पहुंचा है वाराणसी में। यहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र ने हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे, ये स्लोगन लिख करके पोस्टर लगाया है। अब इस नारे से बीएचयू के गेट पर जो ये पोस्टर है, आप भी देख सकते हैं, फैसला आपका जिस तरीके से लिखा गया है, ये एक और कड़ी जुड़ती हुई, जहां पोस्टर वॉर में उत्तर प्रदेश में सियासत काफी गर्म है।
मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर पोस्टर लगाने का कार्य किया और उस पोस्टर के माध्यम से पोस्टर में हमने ये भी निर्देशित किया है कि अगर हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। इस प्रकार से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग एकजुट होकर रहें, जाति पाति में मत बटें। सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने तक हम लोग सदा तत्पर रहें और कार्य करते रहें। ये तो हम भी जानते हैं कि सियासत और नारों का चोली दामन का साथ रहा है। चुनावी समर में नारों की गूंज जितनी ऊंची होती है, राजनीतिक दल और नेताओं का जोश उतना ही हाई होता है। भारतीय राजनीति में नारे और खासकर चुनावी नारे खूब सुर्खियां बटोरते हैं। एक ऐसा ही स्लोगन इन दिनों सुर्खियों में है। करीब 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में बटेंगे तो कटेंगे ये नारा दिया, लेकिन अब लड़ाई नारे से आगे पोस्टर तक पहुंच गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर लगे एक पोस्टर ने कैसे देश के सबसे बड़े सियासी सूबे की राजनीति को गरमा दिया है, देखिए। सीएम योगी का नारा, चढ़ा यूपी का सियासी पारा। एक रहेगा तो सेफ रहेगा। केवल जहरी उगलना इन लोगों का काम है। पीडीए जुड़ेगा और जीतेगा और वो शुरुआत हो चुकी है। बटेंगे, कटेंगे, पीटेंगे, जुड़ेंगे, जीतेंगे और क्या। पीडीए जुड़ेगा तभी भारतीय जनता पार्टी की नफरत और बंटवारे की राजनीति को समाप्त किया जा सकेगा। यूपी में उपचुनाव है, पोस्टर नया दांव है। जो पोस्टर लगा हुआ है, ये पोस्टर में लगाते रहिए, कुछ करिए नहीं। पोस्टर पर सियासी क्लेश, यूपी उपचुनाव विशेष। नारों और पोस्टर से भी उनकी चुनावी नैया पार नहीं होने वाली। ये उपचुनाव सभी की सभी सीटों पर पूरी तरह से हारने वाले। बीजेपी कहती है बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। समाजवादी पार्टी कहती है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मायावती कह रही हैं बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। वॉर हो रहा है, पलटवार हो रहा है। यूपी की चुनावी राजनीति में इन दिनों यही हो रहा है। जुबान से सियासी शब्द बाण चल रहे हैं तो पोस्टरों के जरिए सड़क पर सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है। सवाल यह है कि 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर का मकसद क्या है। करीब 2.5 महीने पहले कहे गए एक नारे ने देश के सबसे बड़े सियासी सूबे की चुनावी सियासत को गरमा दिया है। अगली रिपोर्ट में जरूर देखिए। सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। देखिए, पहली बार नहीं है कि जब लखनऊ में पोस्टर वॉर छिड़ा है। समाजवादी पार्टी दफ्तर के करीब लगातार ऐसे पोस्टर लगाए जाते रहे हैं जहां पर वो बज क्रिएट करते, जैसे 27 के सत्ताधीश, 27 के केवन हार, ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे और लेकर जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ऐसे स्लोगन और ये चर्चा में भी रहते हैं। हालांकि इन नारों में कभी सीधे तौर पर बीजेपी या सीएम योगी पर हमला होता नहीं दिखता था। पहली बार समाजवादी पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रुख अपनाते हुए पोस्टर लगाया गया है। बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर, जुड़ेंगे तो जीतेंगे का पोस्टर, 27 के सत्ताधीश से लेकर मठाधीश तक का पोस्टर। यूपी की चुनावी राजनीति में पोस्टर वाली पॉलिटिक्स का ये नया एपिसोड है जो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर रिलीज हुआ है। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर एक और पोस्टर लगा है और वो पोस्टर है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे,
पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। समाजवादी पार्टी के महाराजगंज के नेता अमित चौबे के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। आज से 2-3 दिन पहले भी अमित चौबे ने एक और पोस्टर लगाया था और वो पोस्टर भी सपा दफ्तर के बाहर ही लगा है। उस पोस्टर को भी हम आपको दिखाएंगे। वो पोस्टर है 27 के सत्ताधीश, जो कि उनके जन्मदिन पर एक नारा दिया गया था और उसके बाद नीचे लिखा गया है न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के बीच समाजवादी पार्टी लगातार नए नए नारे दे रही है और इस बीच बीएसपी भी इन नारों के बीच उतर गई है। इस पोस्टर ने यूपी का सियासी पारा हाई कर दिया है। पोस्टर पर लिखा है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। साफ है कि नारे के जरिए सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने की कोशिश की गई है। पोस्टर पर दाईं तरफ अखिलेश यादव की बड़ी सी तस्वीर है, बाईं तरफ पोस्टर लगाने वाले अमित चौबे की तस्वीर है। मोबाइल नंबर भी लिखा गया है। पोस्टर क्यों लगाया, अमित चौबे ने बताया। देखिए, हमने जो पोस्टर लगाया है वो उत्तर प्रदेश की भावनाओं को हमने अपने शब्दों में पिरोया है। देखिए, बाबा सूबे के मुख्यमंत्री पहले मठाधीश है या मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री से पहले मठाधीश है। एक मठाधीष, एक पीठ का पिठेश्वर। आप बताओ, जहां वो इंसानियत की बात करते, अपनत्व की बात करते, वो हरियाणा में जाते हैं बांटने, बोलते हैं जो बांटेगा वो कटेगा। बताओ, आप उत्तर प्रदेश की विकास की बात नहीं कर सकते कि मैंने ये डेवलपमेंट किया है। आप हरियाणा में जाते हो, मध्य प्रदेश में जाते हो, महाराष्ट्र में जाते हो, आप बांटने और काटने की बात करते हो। लखनऊ में पोस्टर लगाने वाले चौबे जी हरियाणा से एमपी तक पहुंच गए। ये पहली बार नहीं है जब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर पोस्टर लगे हैं। एक दिन पहले इसी दीवार पर न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे और 27 का सत्ताधीश जैसे पोस्टर लगाए गए थे। वैसे समाजवादी पार्टी के दफ्तर की दीवार देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में छिड़े पोस्टर वॉर की तस्दीक खुद कर रही है। रोज नए पोस्टर लगाने की वजह क्या है, समाजवादी पार्टी से ही सुनिए। ये बांटेंगे, काटेंगे, ऐसा करेंगे, ये सब हिंसक नारे और इस तरह की मानसिकता कोई नई नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले भी हमने माननीय मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए देखा है, तो हम उनको रोज याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र है, आप चुनकर आए हुए प्रतिनिधि हैं, आज हैं कल कुर्सी नहीं होगी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि पोस्टर्स के जरिए बीजेपी को 27 की याद दिलाना है, तो दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि सिर्फ पोस्टर लगाने से चुनावी नैया पार नहीं लगती है। समाजवादी पार्टी रोज नए नारे, नए होर्डिंग, नए बैनर के साथ मैदान में सामने आ रही है। कंफ्यूज हो गई है, तय नहीं कर पा रही है कि नारा क्या रखे। लेकिन इन नारों और पोस्टर से भी उनकी चुनावी नैया पार नहीं होने वाली। ये उपचुनाव सभी की सभी सीटों पर बुरी तरह से हारने वाले। राजनीति में अपने अपने दावे होते हैं, लेकिन ये जरूर है कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे के असर की भी परख होगी। वजह यह है कि चुनावी संग्राम में बीजेपी को फ्रंट से लीड कर रहे सीएम योगी के नारे को जातीय गोलबंदी की काट के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी की जिन 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें कई सीटों पर जातीय फैक्टर हावी है। मसलन फूलपुर, सीसामऊ, कुंदरकी और मीरापुर सीट पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। करहल, खैर, मझुआ और कटहरी जैसी सीट पर ओबीसी वोट अहम है। बटेंगे तो कटेंगे के स्लोगन को लेकर समाजवादी पार्टी यूं ही नहीं निशाना साध रही है। इसके पीछे की राजनीति समझिए। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव, दलित और सवर्ण जाति के वोटरों को जोड़कर नया सामाजिक समीकरण बनाया था। इसके दम पर बीजेपी लगातार 4 चुनाव जीत चुकी है, यानी 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव और साल 2017 और 2022 का यूपी चुनाव। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के सामाजिक समीकरण को ध्वस्त कर दिया। ओबीसी के वोटों का बंटवारा हो गया। बीजेपी की कोशिश नए नारे के बहाने इस बिखराव को रोकने की है। हरियाणा में बीजेपी की ये कोशिश कामयाब भी रही थी। हरियाणा में सीएम योगी ने 15 रैलियां की थीं, इनमें से 9 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण रोकने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का एजेंडा सेट किया, जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ।
यही वजह है कि बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन के खिलाफ समाजवादी पार्टी लगातार आक्रामक है। लखनऊ में रोज लगते नए पोस्टर की वजह भी यही मानी जा रही है। इसे लेकर बीजेपी भी अखिलेश यादव पर निशाना साधने में पीछे नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे मंत्र के साथ लगातार काम कर रही है। श्री अखिलेश यादव जी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, इसलिए बौखलाए हैं। केशव प्रसाद मौर्य भले ही दावा कर रहे हों, लेकिन यूपी में उपचुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है। वजह देश की चुनावी सियासत पर पैनी नजर रखने वाले जानकारों से समझिए। इन उपचुनाव से एक तो जनता का जो मिजाज है वो परखा जाएगा, और ये भी देखा जाएगा कि क्या जो साख है बीजेपी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनता पर पकड़ है, उनका जो करिश्मा है वो अभी भी बरकरार है या फिर उसमें तब्दीली हुई है। करीब 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, जिसे लेकर जबरदस्त सियासी घमासान भी होता रहा। ऐसे में 27 के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है। हम लोग के शास्त्रों में भी लिखा गया है कि आप एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, आप बिखरे रहेंगे तो कमजोर रहेंगे। बीजेपी लगातार बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद कर रही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति के जरिए जातीय पॉकेट्स को साध कर लगातार इसकी काट खोज रहे हैं। अब तो बात बिहार तक पहुंच चुकी है। बटेंगे तो कटेंगे के स्लोगन पर तेजस्वी यादव क्या बोले, सुनिए। ये तो सुनने में नफरत भरा लगता है। पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर ही उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला तो जवाब देने में गिरिराज सिंह ने भी देर नहीं की। योगी जी जब कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव कहते हैं जुड़ोगे तो जीतोगे। ये जीतने की लड़ाई में बंगाल के हिंदू अब बंगाल से पलायन कर रहे हैं। इस पर क्यों नहीं राहुल गांधी की जुबान खुल रही है? बिहार में चुनाव होने में अभी साल भर का वक्त है, लेकिन यूपी में करीब 1.5 हफ्ते बाद 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सियासी लड़ाई जबानी जंग से पोस्टर वॉर तक पहुंच चुकी है। अब हमला सीधे तौर पर सीएम योगी पर हो रहा है, क्योंकि वो गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर हैं। समाजवादी पार्टी के इस नारे को अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट रखने और पीडीए पॉलिटिक्स को सियासी मैदान में बरकरार रखने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। नतीजा क्या होता है 24 नवंबर को ही साफ होगा। फिलहाल इतना साफ है कि चुनाव तक यूपी में पोस्टर वॉर जारी रहेगा। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने हिंदुओं को एक रहने की नसीहत दी। आपस में बटोगे तो निश्चित रूप से फुटकर करके कटोगे। एक हमारे पास जिम वाला आदमी आया, हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसको थोड़ी मेहनत पड़ी, उसने तोड़ दी। हमने 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई, नहीं तोड़ पाया। यही हम हिंदुओं का हाल है। एक रहोगे टूट जाओगे, 1-2 रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ बोर्ड और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, नए टूल किट बना रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। भारत के युवा जाग चुके हैं। वक्फ बोर्ड जमीन कब्जा करने का माफिया है। तो वक्फ बोर्ड को लेकर के गिरिराज सिंह ने क्या कह दिया है, सुनिए जरा। वक्फ बोर्ड और घोषित
जमीन कब्जा करने का माफिया है, लैंड माफिया। बिहार के पटना के बगल में, फतुहा के बगल में एक गांव बरसों से हिंदू रह रहे हैं। ऐसे कई गांव हैं जिस पर वो दावा ठोक रहे हैं। हंसी तो तब आती है जब संसद को भी कह देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। मुझे पता नहीं कब कह दे कि संसद से लेके पूरा देश वक्फ बोर्ड के जमीन पर ही है। मुझे तो ताज्जुब होता है, वक्फ बोर्ड के बहाने कांग्रेस एक साजिश कर रहे हैं भारत में गृह युद्ध करवा। छठ मनाने को लेकर के डीडीए पार्क सतपुला में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। दोनों दलों के समर्थक हंगामा नारेबाजी कर रहे हैं। आपका आरोप है कि बीजेपी ने छठ घाट निर्माण का काम रुकवाया हुआ है, जबकि बीजेपी ने आप पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है। दरअसल ये पूरा विवाद चिराग दिल्ली में शेख सराय इलाके में हो रहा है, जहां छठ की जो तैयारियां हैं निर्माण कराने से को लेकर के दो समितियां आमने सामने आ गई हैं। जन सेवा समिति, जिसके लोग बीजेपी से जुड़े हैं, उनका कहना है कि उनके पास डीडीए की परमिशन है तो घाट निर्माण का काम वही करवाएंगे। वहीं छठ पूजा विकास सेवा समिति, जिसके सदस्य आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, उनका कहना यह है कि बीते 8 सालों से इस पार्क में छठ पूजा वो करवाते हैं, ऐसे में घाट निर्माण का काम वो करवाएंगे। तो समझ रहे हैं आप, डीडीए पार्क सतपुला घाट बनाने को लेकर जंग के मैदान में बदला हुआ है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के समर्थक जोरदार हंगामा कर रहे हैं। वहां मौजूद रहे हमारे सहयोगी दिव्यांकर की ये रिपोर्ट देखिए। छठ पूजा से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी में रार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको चिराग दिल्ली की दिखा रहे हैं। ग्रेटर कैलाश विधानसभा का ये इलाका है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक तरफ आम आदमी पार्टी के समर्थक जो हैं वो आपको नजर आएंगे, भारी संख्या में इनकी मौजूदगी है, और इसके साथ साथ दूसरी तरफ यहाँ पर आपको जो नारेबाजी है वो बीजेपी के समर्थकों की भी नजर आएगी। जोरदार नारेबाजी एक दूसरे के ऊपर लगातार चल रही है, और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि छठ का घाट का जो काम है वो रुकवा दिया गया है। वही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हिंदू विरोधी पार्टी बताया है। लेकिन जिस तरह से ये सतपुला का डीडीए पार्क है और यहाँ पर जो छठ पूजा से पहले घाट बनाने का काम जो है वो किया जा रहा था, लेकिन रार जो है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। बीजेपी के जो समर्थक है वो यहाँ पर आपको डीडीए पार्क के अंदर खड़े हुए मौजूद नजर आएंगे। लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार या फिर कहें सीएम अदसी के खिलाफ जो है नारेबाजी वो चल रही है। वहीं दूसरी ओर जो आम आदमी पार्टी के जो समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो लगातार जो बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी और लगातार प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार छठ में घाट बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दावा किया कि 23 सितंबर को परमिशन ली गई थी, लेकिन आपके नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं। बांसुरी स्वराज जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इमरान, कब तक चलेगी और समाधान कैसे निकलेगा? जी, तकरार होनी ही नहीं चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी किस प्रकार की गुंडागर्दी पे उतरे हैं। ये देखिए, 23 तारीख की पूरी ऑफिशियल 23 सितंबर 2024 की आप ये देखिए प्रॉपर परमिशन है। यहाँ पर जन सेवा समिति के जो कार्यकर्ता है वो जाकर स्वयं पूरी डीडीए से परमिशन लेकर आए हैं। यहाँ पर पिछले 17 सालों से भव्य आयोजन हो रहा है छठ पूजा का। अगर सौरभ भारद्वाज जी और आम आदमी पार्टी के लोगों ने परमिशन समय पे नहीं ली, इसमें समिति का क्या दोष? लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, ये कैसी गुंडागर्दी है कि सिटिंग मिनिस्टर आकर जेसीबी में से चाबी निकाल देते हैं, यहाँ पर समिति के सदस्यों के साथ बदतमीजी करते हैं। और बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्य झारखंड में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली रैली गढ़वा में तो दूसरी चाईबासा में होने वाली है। वो सुबह करीब 11 बजे बिहार के गया हवाई अड्डा पर पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से गढ़वा जाएंगे, जहां सुबह 11:30 बजे गढ़वा में उनकी रैली का वक्त तय है, जबकि दोपहर 3 बजे चाईबासा में रैली होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। उससे पहले आज 2 जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। यूपी में उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच आज एक मुलाकात दिल्ली से लेकर लखनऊ तक
चर्चा में रही। कल ये मुलाकात हुई थी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पहुंचते हैं दिल्ली और यूपी में उपचुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात करीब 1.25 घंटे तक योगी आदित्यनाथ से हुई, जिसके बाद सीएम योगी आगे बढ़े और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। अब राजनीतिक हलकों में इसे दिवाली के मौके पर औपचारिक शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन सियासत में शिष्टाचार भेंट के भी अपने मायने होते हैं। समझिए इस रिपोर्ट से। दोपहर करीब 4 बजे थे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से निकला और इसी के साथ कयासों का दौर शुरू हो गया। दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सीधे यूपी भवन पहुंचे। करीब 1 घंटा यूपी भवन में रुकने के बाद सीएम योगी शाम 5 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार दिल्ली आते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार दीपावली के बाद पहली बार आए हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे, तो ऐसे में मिनट टू मिनट कार्यक्रम पर उनकी नज़र रखना तो बनता है। सबसे पहले 4:07 पर उत्तर प्रदेश भवन पहुंचे। वहां पर करीब 1 घंटा रुकने के बाद 5:07 पर वो वहां से निकले। 5:12 पर यहां पर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और उसके बाद 6:30 पर इस दरवाजे से निकले। तो ऐसे में 1 घंटे से ज़्यादा का समय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर बिताया। राजनीति में मुलाकात के बड़े मायने होते हैं, खास तौर से वो मुलाकात जब देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम और देश के प्रधानमंत्री के बीच हो, वो भी ऐसे वक्त में जब देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में 10 दिन से भी कम का वक्त बाकी हो। 1 घंटे से ज्यादा तक चली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पर भले ही बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हों, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि बीजेपी संगठन का महत्व जानती है। 2019 में 62 सीट जीतने वाली बीजेपी जब लोकसभा चुनाव में इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी है, तो ऐसे में उपचुनाव का महत्व कई गुना ज्यादा हो जाता है। पार्टी ये बखूबी जानती है कि आने वाले दिनों में जैसे ही विंटर का सत्र शुरू होगा, उसके पहले इस जीत के बहुत सारे मायने देखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा धक्का लगा था। 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर आ गई थी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने अकेले दम पर 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अचानक दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश से बाहर किसी भी व्यक्ति से मिलने निकले हैं। खास तौर से इस बार दीपावली के बाद इसे शिष्टाचार भेंट तो माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ करीब 1 घंटे की इस मुलाकात में कई सारी बातों का होने की संभावना है। इस बैठक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा उपचुनाव होने हैं। विधानसभा उपचुनाव में 9 सीटों पर एनडीए का कब्जा 5 पर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी 4 पर है काबिज। महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बैठक को शिष्टाचार भेंट से कई गुना ज्यादा माना जाता है, क्योंकि 2 नेता जब मिलते हैं, खास तौर से 2 बड़े नेता जब मिलते हैं, तब बात तो होती है कि आखिरकार मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। यूपी में उपचुनाव भले ही 9 सीटों पर हो रहा हो, लेकिन बीजेपी के लिए ये बेहद अहम है। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के ठीक बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे। यहां पर भी करीब 30 मिनट से ज्यादा की मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में होने वाले उपचुनाव के लिए ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट का ही नाम दिया जा रहा है। पिछले दिनों मथुरा में सीएम योगी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान उपचुनाव में पार्टी की रणनीति और संघ की ओर से चलाए जाने वाले संपर्क अभियान को लेकर चर्चा हुई थी। और देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का महासंग्राम शुरू हो चुका है। मुंबई के अंधेरी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पिछली सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की पिछली सरकार हफ्ता वसूली वाली सरकार थी। हम देने वाले एडवांस देने वाले, एडवांस लेने वाला नहीं सरकार। पहले की सरकार एडवांस लेने वाली थी, हम एडवांस देने वाले लोग हैं। और इसलिए खाते में 5 हफ्ते भरने वाली सरकार है। पिछली सरकार हफ्ता लेने वाली थी, हमारी सरकार हफ्ता भरने वाली है हमारी लाडली बहनों के खाते में। ये फर्क है। ये हमारी और सरकार में, महाविकास आघाड़ी सरकार में फर्क है। मेरा चैलेंज है
2.5 साल महाविकास आघाड़ी का काम और 2 साल महायुति का काम। चलो होने दो दूध का दूध, पानी का पानी। अब एक झलक आपको वायनाड उपचुनाव की भी दिखा देते हैं। दादी का चुनाव क्षेत्र, पिता की विरासत, गांधी परिवार का ये पारिवारिक इमोशनल कार्ड अब तक आपने रायबरेली अमेठी में देखा होगा, लेकिन अब वायनाड भी इस लिस्ट में जुड़ चुका है। अब तक प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली में राहुल गांधी के लिए इमोशनल अपील किया करती थी, लेकिन अब राहुल गांधी वही वायनाड में कर रहे हैं प्रियंका के लिए। 6 महीने पहले बहन प्रियंका अपने राहुल भैया के लिए यूपी में प्रचार कर रही थी। एक साथ लड़ना है और दोनों अमेठी और रायबरेली में चुनाव जिताना है। ये राहुल भैया का चुनाव है। आज उनके भाई राहुल अपने बहन के लिए प्रचार करने पहुंचे। I am lucky to have her as a sister. Now you are also lucky to have her as a sister. I am confident that you now have the best possible MP that you could get. अपनी बहन की तारीफों के पुल बांधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो हमेशा ही प्रचार करती थी। ये पहली बार है जब वो खुद चुनावी मैदान में खड़ी हुई हैं। Campaign, father's campaign. My sister has always been the campaigner. She has never stood for election. रोड शो के बाद भाई बहन के भाषण में प्रियंका ने वायनाड के लोगों को अपना बताया। So my sisters and brothers of Wayanad, stand with us today in this fight as you have done before. जिस तरह प्रियंका ने अमेठी में राहुल और वहां के मतदाताओं के बीच रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, उसी तरह राहुल ने भी वायनाड की जनता से प्रियंका का जुड़ाव करवाया। She is going to be like your sister, like your mother, like your daughter. रायबरेली और अमेठी के बाद अब वायनाड की गिनती भी कांग्रेस की परंपरागत सीटों में होने लगी है। भाई राहुल भी चाह रहे होंगे कि बहन को यहां से रिकॉर्ड जीत मिले, इसीलिए प्रचार भी उसी स्तर पर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल और बिहार के लोग छठ जाने के लिए निकल पड़े हैं, अपने घर जाने के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि दिल्ली, मुंबई, सूरत जैसे बड़े शहरों में काम करने वाले लोगों को ट्रेन का टिकट मिल पाना एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। अगर टिकट मिल भी जाए तो ट्रेन में सफर करना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि मुंबई से लगाए सूरत और दिल्ली तक की जो तस्वीरें हैं, जो स्टेशंस का सूरत हाल है, वो हर जगह एक जैसा दिखाई दे रहा है। इतनी भीड़ की ट्रेन में चढ़ पाना मुश्किल हो रहा है। टिकट के कंफर्म होने की चुनौती लोगों के सामने स्टेशन पहुंचने से पहले ही सामने आती है, और जब स्टेशन पर पहुंच भी जाते हैं तो जिस तरीके के हालात हैं, वहां से घर तक पहुंचना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। पहाड़ की तरह ये चुनौती, जहां छठ मनाने के लिए तमाम लोग बिहार का रुख कर रहे हैं, खासकर ऐसे जगह जहां पर मजदूर और तमाम लोग अपने काम के लिए, रोजी रोटी के लिए मौजूद रहते हैं। बड़े पैमाने पर आस्था का महापर्व छठ मनाने के लिए लोग अब मुंबई से बिहार की ओर जा रहे हैं, और अब देखिए कि यहाँ पर जो यात्री हैं वो कई घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। रेलवे की तरफ से यहाँ पर जो है वह इंतज़ाम किया गया है। अब देखेंगे तो प्लेटफॉर्म के बाहर, स्टेशन परिसर के बाहर जो है शेड लगाया गया है, साथ ही साथ यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है। हर एक पॉइंट पे जो है वो चार्जिंग पॉइंट और पंखा की व्यवस्था जो यहाँ पे की गई है। ये सभी यात्री जो हैं अमूमन ये बता रहे हैं कि वो आस्था का महापर्व मनाने के लिए पटना जाएंगे। अपना नाम बताइए और ये बताइए कि छठ मनाने के लिए जा रहे हैं क्या गाँव? छठ मनाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पटना। छठ जो है वो 5 तारीख से शुरू हो जाएगा, पहुँचेंगे समय पर? देखो पहुँच सकते हैं, वो तो बात नहीं है। टिकट कंफर्म हुआ है? नहीं, टिकट नहीं हुआ अभी। कैसे मतलब चालू डिब्बे में जाएंगे? हाँ, चालू डिब्बे में जाएंगे। लंबा सफर है, परेशानी नहीं होगा? परेशानी तो होगा, भीड़ चल रहा है, परेशानी तो है। अपना नाम बताइए। और नाम है निराला। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ, छठ के लिए क्या काम करते हैं यहाँ? क्या काम करते हैं? हम कढ़ाई काम करते हैं सर, है ना। हम कढ़ाई काम करते हैं। इधर क्या है कि हम लोगों को जाने के लिए गाड़ी की दिक्कत होता है।
गाड़ी जो होता है इतना पब्लिक रहता है। हम लोग अपना बिहार यूपी के झारखंड के इतना पब्लिक रहते हैं, हम लोग को जाने में बहुत दिक्कत होता है ना। यही हम कहना चाहते हैं। हम लोग 3 गाड़ी मैं छोड़ चुका हूँ। तो छठ गांव में ही मनाना क्यों ज़रूरी है? अरे छठ के बाद गांव में का अलग है ना। यहाँ क्या है, कहाँ हमारा सुविधा है? इधर रहता बॉम्बे के अंदर सुविधा, तो हम गाँव क्यों जाते? हम क्यों जाते? इतना सुविधा अथे कट के, इतना परेशानी होके क्यों जाते हम? रेलवे की तरफ से व्यवस्था जो है यहाँ पर ठीक ठाक की गई है। आराम करने के लिए जो है वो व्यवस्था दी गई है। साथ ही साथ चार्जिंग पॉइंट आपको दिखाई देगा। लेकिन इन लोगों की एक शिकायत है, वो शिकायत ये है कि यहाँ पर रेलवे की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। कैमरामैन अनिल पवार के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो ये कंडीशन थी मुंबई की। आइए दिल्ली लिए चलते हैं। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर छठ के लिए लोगों को घर जाना है और लोगों की भीड़, ये जमावड़ा, घर जाने का सिलसिला लगातार दिखाई दे रहा है। हालांकि स्टेशन के बाहर कोई खास भीड़ नहीं है, लेकिन जैसे आप स्टेशन के बाहर सुविधा के लिए अगर बात करें क्या कुछ किया गया है, तो पंडाल लगाए गए हैं। पंडाल में पंखा, पानी, इंक्वायरी, ट्रेन की जानकारी जैसे बोर्ड लगाए गए हैं। और किस तरीके की फैसिलिटी है, कैसे मैनेज किया जा रहा है क्राउड को, समझिए मदीहा की इस रिपोर्ट से। छठ को लेकर बड़ी संख्या में लोग पूर्वांचल की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और इसको लेकर जो रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड हैं, वहां पर खास व्यवस्था की गई है। क्योंकि अलग अलग जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें खूब ज्यादा भीड़ जो है वो देखी जा रही है। लेकिन आखिर दिल्ली में क्या है हालात, इसका जायजा लेने के लिए हम जब आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं तो फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि ज्यादा भीड़ जो है वो नजर नहीं आ रही है। हालांकि कई सारी ट्रेन के जो टाइमिंग्स हैं वो इस वक्त जो है स्केड्यूल हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी कहीं भी बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो व्यवस्था है, जो प्लानिंग है ट्रेनों को लेकर, छठ को लेकर, वो सरकार की तरफ से काफ़ी पहले से चल रही थी। खासतौर से मैं आपको बता दूं, रेल मंत्री ने 2 दिन पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जायजा लिया था। हालांकि इस वक्त हम आनंद विहार पर हैं और वहां पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि तकरीबन 7,500 के करीब जो स्पेशल ट्रेन हैं वो चलाई गई हैं। बहुत सारे परिवार जो है इस वक्त बिहार की तरफ, पूर्वांचल की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, छोटे बच्चे साथ हैं। और देखिए क्या व्यवस्था है, इसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। इस तरफ आप देखो कि यहाँ पर बड़े जो है पंडाल लगाए गए हैं, यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। यहाँ पर स्पेशल टिकट के लिए ATVM जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि लोग जो हैं प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो भी यहाँ पर आसानी से जो है ले सके। बहुत सारे लोग हैं। कहाँ जा रहे हैं? जी हम बिहार जा रहे हैं। फिलहाल व्यवस्था को लेकर क्या इतना ट्रेन होते हुए सीट नहीं मिल रही, कन्फर्म नहीं मिल रही, जनरल से जानी पड़ रही है, तो इसीलिए अब भीड़ तो है ही है। इसमें काफ़ी परेशानी है, टिकट नहीं मिल रहे, आखिर पैसे रहने के बाद भी टिकट नहीं मिल पा रहे हैं, तो व्यवस्था तो वैसी ही है। स्टेशन पे व्यवस्था कैसी है? स्टेशन पर कहाँ जा पा रहे हैं, बाहर में ही है। अब इतना भीड़ के कारण ट्रेन नहीं मिल पा रही, सीट नहीं मिल पा रही है, टिकट नहीं मिल पा रहा है। इनकी परेशानी है, टिकट इन्हें नहीं मिल पाया। बहुत सारे लोग हैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। उस हिसाब से फिर एक एक करके ये लोग जो है अपनी टाइमिंग्स के हिसाब से प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे। कुछ इस तरह से व्यवस्था जो है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर देखने के लिए मिल रही है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।